मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं यूएसए में बिजनेस फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोसेस जानने के लिए, बट जब मैं ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ तब उनको आधी बातें समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनको इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड एब्रीविएशंस पता ही नहीं होते यूएसए में बिजनेस से रिलेटेड। जैसे आपको इंडिया में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको पता है कि आपका पैन कार्ड चाहिए होगा आपको, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर आप कर सकते हैं। बट सेम चीज़ अगर आपको यूएसए में करनी पड़े तो आप ये सब कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कौन सी साइट पर जाकर आपको टैक्स फाइल करना है, तो आप ये सब करोगे कैसे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित चंदेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एब्रीविएशन आता है IRS। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे यूएसए में IRS है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है टैक्सेस कलेक्ट करना और ये मेक श्योर करना कि यूएसए में जितने लोग रहते हैं और बिजनेसेस करते हैं वो टैक्सेस से रिलेटेड रूल्स को फॉलो करें। अब IRS ने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी है रूल्स एंड लॉस की। आम इंसान ये सारे रूल्स कैसे याद रखेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और कौन से टैक्सेस भरने हैं और कौन से टैक्सेस नहीं भरने हैं? इसी के साथ आता है हमारा सेकंड एब्रीविएशन, जो है CPA। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में CA होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे ही यूएसए में CPA होते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये सारे रूल्स एंड लॉस को स्टडी करते हैं, उसके बाद एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद बनते हैं। तो CPA एक लाइसेंस पर्सन होता है जो आपको कंपनी फॉर्मेशन, अकाउंटिंग, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग, टैक्स प्रिपरेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड इवन फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, एक CPA आपकी कंपनी के सारे फाइनेंशियल एंड टैक्सेस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैंडल करता है, जैसे इंडिया में एक CA करता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है अटर्नी। जैसे इंडिया में एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे ही यूएसए में अटर्नी होते हैं। तो आपको अपनी कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने के लिए एक CPA या फिर अटर्नी हायर करना पड़ता है, क्योंकि आपको एनुअली रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है और टैक्सेस भी फाइल करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम अटर्नी या फिर CPA कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सब CPA से ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो इसी फील्ड का प्रोफेशनल इंसान है। अब नेक्स्ट आते हैं LLC एंड C Corp। मैं इन दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही यूएसए में बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो LLC की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ऐसे ही यूएसए में LLC होती है। C Corp की फुल फॉर्म होती है C कॉरपोरेशन और कन्वेंशनल कॉरपोरेशन। जैसे इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ऐसे ही यूएसए में C Corp होता है। LLC थोड़े स्मॉल लेवल के बिजनेस के लिए होती है। यहाँ पर ओनर्स को मेंबर्स कहा जाता है। इसके रूल्स, रेगुलेशंस एंड टैक्सेस काफ़ी सिंपल होते हैं। डिसीजन यहाँ पर पूरा ओनर ही लेता है। ऑन दी अदर हैंड C Corp काफ़ी बड़े लेवल के बिजनेस के लिए होती है। यहाँ पर ओनर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर सिलेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में तो आप ही ओनर रहोगे 100%, तो आप ही सारा डिसीजन लोगे, बट फ्यूचर में जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इन दोनों के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने बिजनेस के लिए LLC या C Corp चूज़ करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन। जब आपकी कंपनी फॉर्म होती है तो स्टेट के साइड से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपकी कंपनी का फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होता है। तो हर स्टेट में उसको कुछ डिफरेंट टर्म से भी बोल सकते हैं। जैसे वायोमिंग में आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं फॉर LLC, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं फॉर C Corp। सिमिलरली डेलावेयर में फॉर्मेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ऐसे अदर स्टेट्स में कुछ डिफरेंट बोल सकते हैं, बट ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये आपके कंपनी का फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी कंपनी वहाँ पर फॉर्म हो चुकी है।
अगर आपको यूएसए में बिजनेस फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है EIN। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपकी कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे इंडिया में GSTIN होता है, ऐसे ही वहाँ पर EIN मिलता है। तो ये EIN अगर आपकी कंपनी के रिलेटेड आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपको ये ज़रूर देना पड़ेगा, जिससे वो लोग वेरीफाई कर सकें कि आपकी कंपनी कहाँ पर फॉर्म्ड है। तो ये एक छोटा सा नंबर आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स कैरी करता है। जैसे आधार कार्ड आपकी डिटेल्स कैरी करता है। जनरली EIN आने में 14 to 21 डेज तक लग जाते हैं, क्योंकि IRS डिपार्टमेंट में एक एजेंट असाइन होता है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, उसके बाद EIN जनरेट करके फैक्स करता है। तो जनरली आपका CPA या फिर आपका अटर्नी जो भी आपने हायर किया है फॉर्मेशन के लिए, वो आपको ये प्रोवाइड करवा देगा। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर EIN दिलवा देंगे या फिर 7 डेज़ के अंदर EIN दिलवा देंगे, तो समझ जाइए वो एक फ्रॉड या स्कैमर है, क्योंकि EIN आने में 14 से 21 डेज़ लगते ही हैं। इससे कम टाइम नहीं लग सकता। जैसे इंडिया में पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस होता ही है, किसी के हाथ में नहीं है कि 2 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट दिलवा दे। हाँ, तत्काल वाला दिलवा दे तो अलग चीज़ है पासपोर्ट, बट EIN में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। काफ़ी लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमारी IRS में जान पहचान है, हम आपका EIN जल्दी दिलवा देंगे, बट वो इंडिया नहीं है। वहाँ पर जान पहचान और रिश्वत नहीं चलती है। वहाँ आपका प्रोसेस पूरा मैनुअली चेक होगा, आपका सारा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल, उसके बाद ही आपको EIN दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे इंडिया में आपका आधार नंबर है, ऐसे USA में SSN नंबर होता है। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, बट क्योंकि आप USA में नहीं रहते, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, इंडिया में या कहीं भी, तो आपको SSN नहीं मिलता है। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। बट किसी भी साइट पर, जैसे बैंक में या फिर पेमेंट गेटवे में या कहीं पर भी आपसे SSN मांगा गया है, तो आप देखिए कि SSN के अलावा क्या दे सकते हैं, अल्टरनेटिव चेक कीजिए। जैसे आप EIN या फिर अपना पैन नंबर भी दे सकते हैं वहाँ पर। अब इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आपको देना पड़ेगा ITIN। अब ITIN क्या होता है? अब इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट एब्रीविएशन ITIN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। जैसे इंडिया में आपका पैन नंबर होता है, ऐसे ही वहाँ पर ITIN होता है। इसका मेन पर्पस टैक्स फाइलिंग में ही होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी ITIN की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपका CPA या अटर्नी आपको दिलवा देगा। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट आपने काफ़ी बार सुना होगा, बट ये होता क्या है और क्यों हमें हायर करना पड़ता है? देखिए, आप इंडिया में रहते हैं या फिर वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, बट आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है USA में। अब US की गवर्नमेंट को अगर आपको कांटेक्ट करना पड़े या कोई लीगल नोटिस भेजना पड़े तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे? इसलिए आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ता है USA में। तो वही काम करता है रजिस्टर्ड एजेंट, इसलिए ये मैंडेटरी चीज़ है। इसका काम क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी लीगल नोटिस या डॉक्यूमेंट आता है तो ये आपके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लेता है उसको। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको ईमेल कर देता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आपको वो डॉक्यूमेंट फिजिकली इंडिया में चाहिए तो ये आपको कोरियर भी कर देगा। शायद कोरियर चार्जेस आपसे अलग से ले लेगा, बट ये सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब रजिस्टर्ड एजेंट भी आपका CPA या अटर्नी आपको दिलवा देगा, तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कंपनी फॉर्म करें तब अपने CPA या फिर अटर्नी से ये चीज़ पहले ही तय कर लें कि आपको रजिस्टर्ड एजेंट भी सर्विस चाहिए। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्सस। नेक्सस एक लीगल एग्रीमेंट होता है किसी भी स्टेट के साथ आपका। सपोज़ कीजिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वायोमिंग में, बट आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं टेक्सास में। इन बिजनेस ऑपरेशंस की एक लिमिट होती है किसी भी स्टेट में, तो उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी सेल्स है या फिर कोई भी बिजनेस ऑपरेशन है तो आपको उस स्टेट के साथ एक नेक्सस फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उस केस में आपको उस स्टेट की गवर्नमेंट को
टैक्सेस या फिर कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपनी कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी वहाँ पर भी रजिस्टर करनी पड़े। तो ये चीज़ काफ़ी बड़े लेवल के बिजनेसेस के लिए होती है। आपको स्टार्टिंग में इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप अपने CPA के साथ ये चीज़ पूछ लें कि आपके कितने ऑपरेशंस अदर स्टेट्स में रहने वाले हैं, आपके कस्टमर्स कौन कौन से स्टेट से रहने वाले हैं और कितना रेवेन्यू आप कौन से स्टेट से जनरेट करने वाले हैं। तो अगर अप टू एक लिमिट के बाद आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है उस स्टेट में, तो आपको एक नेक्सस फॉर्म करवाना पड़ सकता है उस स्टेट के साथ। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे टर्म्स जो आपको पता होने ही चाहिए USA में बिजनेस फॉर्मेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट है एक वीडियो सीरीज़ का जिसका नाम है बिजनेस इन USA फ्रॉम इंडिया। तो आप ये वाला प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे USA में बिजनेस से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।